Hi guys, welcome to the session. As you know that industrial relations and labor laws plays a very crucial role in the UPSC EPFO examination and being a special component इसकी जो importance है वो automatically और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सो EO 2023 एग्जाम में for 15 questions were asked from this particular component और अगर मैं बात करूं APFC 2023 एग्जामिनेशन की सो 14 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट. इसका मतलब है ये कंपोनेंट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए क्योंकि स्पेशल कंपोनेंट है तो स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलना ही चाहिए. इसी कॉन्टेक्स्ट में हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम आईआर और लेबर लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे सारी चीजें स्टार्टिंग विद द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. ये आपके लेबर लॉ वाला जो कंपोनेंट है सब कंपोनेंट है उससे ये टॉपिक बिलोंग करता है गाइस. और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आईआर और लेबर लॉ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है क्योंकि जनरली एक क्वेरी रहती है ना कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉस वाले कंपोनेंट में भी आईआर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लेबर लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई वुड से लेबर लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट. और अगर आप बोलेंगे सर वेटेज असाइन कर दीजिए अगर तो मैं यहां पर लेबर लॉस को 80% वेटेज दूंगा और इंडस्ट्रियल रिलेशंस को 20% का वेटेज दूंगा. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप आईआर की प्रिपरेशन नहीं करेंगे. आईआर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, आईआर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर. लेकिन बात यह कि जो ट्रेंड मैं बता रहा हूं ये प्रीवियस ईयर ट्रेंड पर बेस्ड करता है. ठीक है, ट्रेंड तो चेंज भी हो सकता है, सिलेबस का पार्ट दोनों है, आईआर भी है और लेबर लॉस भी है. तो इसलिए आपके पास टाइम है, यहां पे आराम से प्रिपरेशन करिए और सारे ही कंपोनेंट्स को कोई भी सब कंपोनेंट्स है आपको उसे बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रिपेयर करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस डिस्कशन अराउंड द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. इसमें जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो यहां पर हम इस पर्टिकुलर सेशन में इसे कवर करेंगे. सबसे पहले समझते हैं मिनिमम वेजेस का मतलब क्या है और ये एक्ट लाया क्यों गया. देखिए हम कोई भी काम कर रहे हैं या हमारे अंडर कोई भी काम कर रहा है, हमारे साथ कोई भी काम कर रहा है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके. क्योंकि इंसान क्या होता है, इंसान सोचता है कि यार मेरा ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, मुझे पैसे कम से कम खर्च करने पड़े. ठीक है, और अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है, कोई पर्सन अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसकी मजबूरी है किसी पर्टिकुलर काम कहीं भी उसे काम मिल जाए उसकी मजबूरी है और वो किसी भी रेट पर काम करने के लिए रेडी होगा. लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा क्योंकि अगर वो काम कर रहा है तो उसे यहाँ पर प्रॉपर पैसे मिलने चाहिए. जो भी उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए सबको मिलते हैं वो उसे भी मिलना चाहिए. और इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर मिनिमम वेज रेट का जो कंसेप्ट है वो लेकर आई है कि मिनिमम वेज रेट क्या होगा. यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसको मिनिमम इतना अमाउंट तो पे किया ही जाएगा. दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. बट उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में काम करने वाले लोगों को मिनिमम इतना अमाउंट आपको पे करना ही पड़ेगा, उससे कम आप नहीं कर सकते हैं. इससे क्या होगा, इससे होगा कि वो जो पर्सन है उसका एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगा क्योंकि उसकी भी फैमिली है, उसकी भी लाइवलीहुड है, उसे भी वो चीज मेंटेन करनी है. तो एक इंसान अपने इंटरेस्ट के लिए या अपनी सेल्फिशनेस के लिए किसी और को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है. और इसीलिए मिनिमम वेजेस एक्ट को लाया गया ताकि एम्प्लॉयमेंट में जो भी कोई काम कर रहा है उसके लिए मिनिमम वेज डिसाइड कर दिया गया है. मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे स्वीपर है, ठीक है, या मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो मिनिमम आपको कितना पे करना पड़ेगा उसको. दिस इज द बेसिकली एक्ट हियर. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन गाइस. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट की. ठीक है, किसी भी एक्ट को इनैक्ट करने के पहले कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखा जाता है. किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उस एक्ट को इनैक्ट किया जाता है. जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों की, आप लोग ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका भी एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको ईपीएफओ एग्जाम क्वालिफाई करना है और एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर या आपको असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनना है. आपका भी ऑब्जेक्टिव है, राइट. इसी तरीके से कोई भी जो एक्ट है जब उसे इनैक्ट किया जाता है तो उसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव होता है. इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है यहां पर हम डिस्कस करते हैं. इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है एन एक्ट टू प्रोवाइड. यहां पर ऐसा एक्ट बनाया जा रहा है जहां पे क्या चीजें प्रोवाइड होंगी, जहां पर दी जाएंगी फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस. यहां पर एज अ पार्ट ऑफ दिस एक्ट यहां पे मिनिमम वेज रेट जो है वो फिक्स की जाएंगी. मिनिमम वेज रेट जो है वो फिक्स की जाएगी कि कोई इंसान अगर काम कर रहा है तो उसको कितनी, एटलीस्ट कितना अमाउंट मिलना चाहिए. उससे ऊपर दिया जा सकता है लेकिन उससे कम नहीं दिया जा सकता. दिस इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम वेजेस. तो क्या इंडिया में, कंट्री में जो भी काम हो रहे हैं सबके लिए यहां पे मिनिमम रेट डिसाइडेड है? द आंसर इज नो. इस एक्ट में बेसिकली किसके लिए है? फॉर इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, जो भी यहां पे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, जो भी यहां पर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट वुड डिसाइड द मिनिमम
रेट, ठीक है, जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट? शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो है, वो एम्प्लॉयमेंट जो इस एक्ट के शेड्यूल में मेंशन्ड है, जो लोग उन एम्प्लॉयमेंट के साथ एसोसिएटेड है, जो लोग वो काम कर रहे हैं जो शेड्यूल में मेंशन्ड है, उनके लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो है वो बेसिकली डिटरमिन की गई है। क्लियर? इसका मतलब कंट्री में होने वाले सारे काम के लिए मिनिमम वेज नहीं है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए यहां पर इस एक्ट में गवर्नमेंट वुड डिसाइड द मिनिमम वेज रेट। क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड गाइस, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्ट के लिए, आपके एग्जाम के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। देखिए डेफिनेशन में क्या होता है ना, डेफिनेशन में कोई टर्म है, आप सपोज एक्ट को गो थ्रू कर रहे हैं, कोई एक टर्म आपके सामने आता है, ठीक है, तो वो टर्म की क्लैरिटी अगर नहीं है तो कल को डिस्प्यूट भी बन सकता है वो, राइट? तो यहां पर टर्म की क्लैरिटी बहुत जरूरी है और इसीलिए डेफिनेशन क्लॉज आपको हर एक्ट में देखने के लिए मिलेगा। वहां पर जो भी ऐसे टर्म्स जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है उसे मेंशन किया गया है, तो डेफिनेशन क्लॉज में उसका प्रॉपर मीनिंग जो है वो मेंशन किया जाएगा, राइट? तो यहां पे बहुत सारे टर्म्स होते हैं और कई बार आपको ऐसे भी टर्म्स, ऐसी भी डेफिनेशंस मिलेंगी जो एक डेफिनेशन आपको मल्टीपल एक्ट्स में मिलेंगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, वेजेस, वेजेस की डेफिनेशन तो आपको यहां पर भी देखने मिल जाएगी, आपको यहां पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में मिल जाएगी, आपको अदर एक्ट्स में मिल जाएगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट की, तो हमें डेफिनेशन जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट की ही कंसिडर करनी है, भले आपने देखा होगी कहीं और भी डेफिनेशन वो मेंशन की गई है। देखते हैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ एडोलसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट में एडोलसेंट की डेफिनेशन क्या है। यस, डायरेक्टली पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा पर्सन जिसने यहां पे 14th ईयर ऑफ एज कंप्लीट कर लिया है अपनी लाइफ का, लेकिन 18th ईयर कंप्लीट नहीं किया है, मतलब वो 14 से 18 के बीच एज ग्रुप में है, तो उस पर्सन को हम कंसीडर करेंगे एडोलसेंट एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट। एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। जेनरिक क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि एडोलसेंट कौन है, एडल्ट कौन है, चाइल्ड कौन है। क्यों? क्योंकि यहां पे हो सकता है एडोलसेंट की डेफिनेशन किसी और एक्ट में कुछ और दी हो। आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा गाइस, हमेशा ही एक्ट का नेम मेंशन रहेगा कि एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडोलसेंट, वो आपको हमेशा क्लियर रहेगा, ठीक है? सेकेंड डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ एडल्ट। एडल्ट की डेफिनेशन क्या है? पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 18th ईयर ऑफ एज। 18th ईयर ऑफ एज जिसने अपना कंप्लीट कर लिया है, बेसिकली वो यहां पे एडल्ट कंसीडर किया जाएगा। एंड थर्ड डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड की डेफिनेशन, ठीक है, चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14th ईयर ऑफ एज। ऐसा पर्सन जिसने यहां पर 14th ईयर ऑफ एज जो है वो कंप्लीट ना किया हो। इसका मतलब जिसने 14th कंप्लीट नहीं किया है वो चाइल्ड है, 14 से 18 वाला जो है वो एडोलसेंट है और 18 प्लस वाला जो है वो एडल्ट है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं लेबर लॉज वाले कंपोनेंट में। और एक चीज और समझिए कि लॉज बहुत सारे आपको पढ़ने हैं, लगभग 10-11 लॉज आपको पढ़ने हैं लेबर लॉ कैटेगरी में, आपको 5-6 एक्ट्स पढ़ने हैं सोशल सिक्योरिटी लॉज वाली कैटेगरी में। तो यहां पर एक्ट को हर तरीके से 100% कवर करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि 100% आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भी नहीं। वो एक्ट आपके एग्जाम के लिए इनेक्ट नहीं किया गया है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए इनेक्ट किया गया है, आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सारे प्रोविजंस आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, बाकी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, वो हम यहां पर डिस्कस भी करेंगे, राइट? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फर्दर आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन क्लॉज में ही। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्यों जरूरी है? एम्प्लॉयर की डेफिनेशन इसलिए जरूरी क्योंकि वेजेस कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर ही तो देगा। जिसके यहां पे कोई पर्सन काम कर रहा है वही तो देगा। तो किसके यहां काम कर रहा है? एम्प्लॉयर के यहां। तो अगर ये क्लैरिटी नहीं कि एम्प्लॉयर कौन है, तो कल को मिनिमम वेज किससे लेंगे? भाई कल को का डिस्प्यूट आया कि मुझे मिनिमम वेज नहीं मिला है, तो मैं किसको जाकर पकड़ूंगा कि भाई मुझे मिनिमम वेज चाहिए एटलीस्ट? तो उसके लिए एम्प्लॉयर की जो क्लैरिटी है वो होना बहुत जरूरी है। जो भी पर्सन यहां पे एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आएगा, मिनिमम वेज पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन की होगी, ठीक है? आइए देखते हैं। सो क्या है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन? एनी पर्सन हु एम्प्लॉयज वन और मोर एम्प्लॉयज इन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड। तो यहां पे कोई भी पर्सन जो एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर कर रहा है, अपने यहां पर एम्प्लॉयमेंट में रख रहा है इन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा यहां पर जो भी बात की जाएगी इस पर्टिकुलर एक्ट में, वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ही की जाएगी, वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट को ध्यान रखकर ही की जाएगी।
ठीक है, वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट को ध्यान रखकर ही की जाएगी यहां पर। तो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में जो शेड्यूल में जो भी एम्प्लॉयमेंट मेंशन है, इस एक्ट के शेड्यूल में जो भी एम्प्लॉयमेंट मेंशन है, उस एम्प्लॉयमेंट में अगर किसी पर्सन ने एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट में रखा हुआ है, तो बेसिकली वो जो पर्सन जिसने रखा हुआ है उसे हम कंसिडर करेंगे एम्प्लॉयर। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, कौन कौन से उसमें एरियाज इंक्लूडेड होंगे। इन अ फैक्ट्री वेयर देयर इज अ कैरिड ऑन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, कोई अगर फैक्ट्री है जहां पर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल में मेंशन है वो वहां पर कैरी ऑन हो रहा है, तो फैक्ट्री के केस में जो मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री होगा उसे हम एम्प्लॉयर कंसीडर करेंगे। इसका मतलब कल को अगर वर्कर को मिनिमम वेज नहीं मिली तो उस फैक्ट्री के मैनेजर को पकड़ा जाएगा कि भाई आप मिनिमम वेज पे करोगे। ठीक है जी, क्योंकि आप एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आते हो। सेकेंडली, इन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में अगर कोई शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो उस केस में द अथॉरिटी अपॉइंटेड और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इफ नो अथॉरिटी इज अपॉइंटेड, तो अगर कोई अथॉरिटी अपॉइंट की गई है स्पेसिफिकली बोल के कि आप एम्प्लॉयर कंसीडर किए जाओगे, तो वो अथॉरिटी, अगर कोई अथॉरिटी नहीं है तो उस डिपार्टमेंट का जो हेड है ही विल बी कंसीडर्ड एज एन एम्प्लॉयर। फर्दर, इन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी, जो भी लोकल अथॉरिटी है जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, इस केस में क्या होगा, इस केस में द अथॉरिटी अपॉइंटेड, अगर कोई अथॉरिटी अपॉइंट की गई है तो वो, और द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द लोकल अथॉरिटी इफ नो अथॉरिटी इज अपॉइंटेड, अगर कोई अथॉरिटी स्पेसिफिकली अपॉइंट नहीं की गई है तो उस केस में कौन होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो रहेगा उस लोकल अथॉरिटी का, ही विल बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉयर हियर। In any other case where there is a carried on any scheduled employment, any person responsible to the owner for the supervision and control of the employees, इनके अलावा कोई भी ऐसा शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो इस कैटेगरी में फिक्स नहीं हो रहा है, फिट नहीं हो रहा, तो उस केस में अगर कोई भी कैटेगरी है जहां पर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कैरी ऑन हो रहा है, उस केस में ऐसा पर्सन जो ओनर को रिस्पॉन्सिबल है, होता ना, ओनर खुद तो हर जगह जा नहीं सकता है, अगर ओनर का बिजनेस है, ओनर ने किसी एक पर्सन को बिठा रखा है कि आप यहां पर सारा काम मैनेज करोगे, तो वो जो पर्सन जिसको यहां पर ओनर ने अपॉइंट किया हुआ है, ही विल बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉयर। इसका मतलब कल को अगर यहां पर मिनिमम वेजेस में इश्यू आता है, अगर वेजेस का पेमेंट सही तरीके से नहीं होता है, तो उस एम्प्लॉयर को पकड़ा जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर एम्प्लॉयर होने का क्या मतलब है, एम्प्लॉयर होने की सिंपल सी बात यही है कि यहां पर जिनका भी नाम एम्प्लॉयर की कैटेगरी में है, कल को अगर किसी को इश्यू आया, कोई डिस्प्यूट आया कि मुझे मिनिमम वेजेस का पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसी पर्सन को यहां पर पकड़ा जाएगा कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर मिनिमम वेजेस को पे करने की। ठीक है, तो इनको इनका हक दीजिए, मिनिमम वेजेस आपको पे करना, जो भी एक्शंस लिए जाएंगे वो उसी पर्सन के अगेंस्ट लिए जाएंगे जो यहां पर मेंशन है। क्लियर है? चलिए मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। यहां पर डेफिनेशन क्लॉज में ही वेजेस की डेफिनेशन। अब वेजेस की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, हम पढ़ ही रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, हम मिनिमम वेजेस एक्ट को पढ़ ही रहे हैं, तो ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मिनिमम वेजेस एक्ट। राइट, तो हमें मिनिमम वेजेस एक्ट यहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझना है, वेजेस की डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी तो अगर कल को डिस्प्यूट होता है, एम्प्लॉयर बोलेगा हमने तो वेजेस दे दिए हैं, हमने तो वेजेस अदर काइंड्स में दे दिए हैं, हमने कैश में नहीं दी, हमने दूसरे तरीके से दे दिया, हमने इनको घर दे दिया, हमने इनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी, हमने इनको यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर फ्री दे दिया, तो हमने वेजेस पे कर दी, ऐसा बोलेगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेजेस की डेफिनेशन क्लियर हो। ठीक है, अगर वो क्लियर होगी तो कल को वो फेक क्लेम नहीं कर पाएगा कि ये जो मैंने घर दिया था वो वेजेस की डेफिनेशन में आ रहा है और वो वेजेस हमने पे कर दिया है। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो चाहिए। वेजेस का मतलब क्या है, ऑल रेम्यूनरेशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी पेबल टू अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूड्स एचआरए। ठीक है, तो यहां पर जो भी मनी के फॉर्म में किसी पर्सन को मिल रहा है एज अ पार्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, जो भी मनी के फॉर्म में उस पर्सन को मिल रहा है वो, प्लस जो हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है वो, उसको यहां पर हम वेजेस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, वो यहां पे वेजेस कंसिडर की जाएंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सक्लूजन क्लॉज कि यहां पे क्या क्या चीजें जो है वो वेजेस के कैटेगरी में नहीं आएंगी, वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। मतलब अगर एम्प्लॉयर ने इसको, जो एक्सक्लूजन क्लॉज में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर उसको पे किया है तो कल को अगर वो क्लेम करता है तो वो वेजेस की कैटेगरी नहीं होगी। मैं आपको समझाता हूं अभी। जैसे नंबर फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर, मेडिकल अटेंडेंस और एनी अदर एम्यूनिटी एक्सक्लूडेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर यहां पे कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन दे रहा है, सप्लाई ऑफ लाइट दे रहा है, वाटर दे रहा है, मेडिकल अटेंडेंस दे रहा है, या कोई भी एम्यूनिटी जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड कर रखा है, वो वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा।
Further, any contribution paid by the employer to any pension fund or provident fund or scheme of social insurance, अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, चाहे पेंशन फंड हो या कोई और सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो, तो उसे भी वेज कंसिडर नहीं किया जाएगा यहाँ पर। फर्दर, एनी ट्रेवलिंग अलाउंस और सम पेड टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस एंटेल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ग्रेचुटी पेबल ऑन डिस्चार्ज। तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेवलिंग अलाउंस पे किया जा रहा है या कुछ ऐसा अमाउंट पे किया जा रहा है जो उसकी जॉब के नेचर के लिए स्पेशल एक्सपेंसेस यहाँ पे बेयर करने के लिए वो अमाउंट पे किया जा रहा है, या जो ग्रेचुटी अमाउंट है वो, तो ये सारे के सारे जो है वो वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं अगर किसी को मिनिमम वेजेस एक्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए 2000 रुपीज है, ठीक है, 2000 रुपीज है, राइट, ऐसा हमने मान लिया। तो यहां पे जो मनी के फॉर्म में उसे पैसा मिला वो मिला 1500 रुपीज, ठीक है, और साथ में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ट्रेवलिंग अलाउंस दिया था 500 रुपीज। तो यहां पे एम्प्लॉयर क्या बोलेगा, भाई मैंने तो मिनिमम वेजेस पे कर दिया है, ठीक है, 1500 प्लस 500 मेक्स द 2000, तो मैंने तो यहां पे मिनिमम वेजेस पे कर दी, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक्सक्लूजन क्लॉज में है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब अभी भी उसने 500 रुपीज नहीं दिया है, ये मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए वेज की डेफिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यहां पे सबसे ज्यादा डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि लड़ाई तो वेजेस की ही है, लड़ाई तो मिनिमम वेजेस की ही है, ठीक है। तो जो चीज यहां पे एक्सक्लूडेड है, जो उसने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन दिया है एम्प्लॉयर ने, जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन दिया है, उस केस में क्या होगा, वो बोलेगा मैंने तो कंट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, मैंने तो मिनिमम वेजेस पे कर दी, बट वो एक्सक्लूजन क्लॉज में है। फिर कल को यहां पर वो एक्ट लेकर जाएगा, मिनिमम वेजेस एक्ट, यहां पे एम्प्लॉय लेकर जाएगा, बोलेगा देखिए सर यहां पे लिखा हुआ है कि आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो एक्सक्लूडेड है, तो आपको यहां पर मुझे पूरा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है जी, क्लियर है। इसलिए हम यहां पे वेजेस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। मूविंग हेड, आगे बढ़ते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पैसा किसको मिलना है, मिनिमम वेजेस किसको मिलना है, एम्प्लॉय को मिलना है, जो इंसान काम कर रहा है उसे मिलना है। तो अगर यही क्लैरिटी नहीं है कि एम्प्लॉय कौन है, अब आप बोलेंगे सर एम्प्लॉय तो वो है जो काम कर रहा है, हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे नेचर के काम होते हैं, तो क्या हम सबको एम्प्लॉय मान रहे हैं? हमने किसी को यहाँ पे हायर किया था एक दिन के लिए, यहाँ पर मान लीजिए मेरी मेरी फैक्ट्री में मुझे पेंट करवाना है, ठीक है, मैंने किसी को अपना टेंडर दिया, मैंने किसी को यहाँ पर असाइन किया, 5 to 10 डेज के अंदर वो काम हो गया, तो क्या मैं उसे एम्प्लॉय मानूंगा या नहीं मानूंगा, ये भी तो क्लैरिटी चाहिए ना, राइट। तो इसीलिए यहां पे ये बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन बहुत जरूरी है, यहां पे क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय क्लियर होगा उसी को तो मिनिमम वेजेस दिया जाएगा, वरना कल को एम्प्लॉयर क्या बोलेगा, भाई आप तो हमारे एम्प्लॉय हैं ही नहीं, ठीक है, आपको तो हमने यहां पर असाइनमेंट बेसिस पर रखा हुआ है, आप तो यहां पर फ्रीलैंसिंग करते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पे एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्लियर हो। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन की बात करें यहां पर, सो एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्ड टू डू एनी वर्क इन अ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड। तो कोई भी पर्सन जिसे हायर किया जा रहा है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में काम करने के लिए, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल में मेंशन है उनमें अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है जिनके रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस फिक्स कर दी गई हैं, तो उसे तो एम्प्लॉय फॉर श्योर माना ही जा रहा है, ठीक है, वो पर्सन तो एम्प्लॉय रहेगा ही। उसके साथ साथ आउट वर्कर टू whom any articles or materials or given out are given out by another person to be made up, cleaned, altered, etc., or otherwise processed for sale for the purpose of the trade or business of that other person। तो यहां पर अगर काम किसी को असाइन भी किया जाता है, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं यहां पर कोई चीज में पेन बना रहा हूं, ठीक है, अब पेन की जो प्रॉपर पैकेजिंग है वो मैंने किसी को आउटसोर्स कर दिया है, ठीक है, मैंने बोला कि भाई आप ये काम करो मेरे बिहाफ पर, हमने पेन मैन्युफैक्चर कर दिया, उसकी पूरी पैकिंग, उसमें जो भी लेबलिंग है वो सारा कुछ आप करोगे। तो यहां पर इस एक्ट में दैट पर्सन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय, आउट वर्कर को भी यहां पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इंक्लूड किया जा रहा है। मतलब हो सकता है वो पर्सन मेरे ऑफिस में ना हो, मेरे फैक्ट्री में ना हो, वो उसको मैंने कहीं पर फर्दर उसको मैंने आउटसोर्स कर दिया कि आपका पैकेजिंग लेवलिंग वाला काम आप करेंगे, सो दैट पर्सन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय हियर, एंड वंस ही इज कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय हियर, इन दैट केस ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर द मिनिमम वेजेस। क्लियर? बट यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे इंपॉर्टेंट हमेशा होता है एक्सक्लूजन क्लॉज, क्या क्या चीज इंक्लूडेड नहीं होती हैं। तो यहां पे एक्चुअल में मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, जो यूनियन के आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, जैसे पैरामिलिट्रीज हो गई, जैसे हमारे डिफेंस मेंबर्स हो गए, आर्मी नेवी वाले, ठीक है जी, तो एयरफोर्स, तो ये सारे के सारे यहां पर इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। और अगर वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मिनिमम वेजेस एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है,
ठीक है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जो एम्प्लॉय है इस एक्ट में। ये लोग तो एम्प्लॉय ही नहीं है इस एक्ट में, तो अगर इस एक्ट में ये एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में क्या होगा? दे विल नॉट गेट द मिनिमम वेज। इसका ये मतलब नहीं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उन्हें अलग तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, उनके लिए अलग से डेडिकेटेड एक्ट बने हुए हैं, ठीक है, तो उनको फैसिलिटीज अलग मिल रही हैं, तो इसलिए यहां पर उन्हें कवर नहीं किया गया, ताकि क्या होता है ना, ओवरलैप ना हो चीजों को लेकर। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा डिस्प्यूट बढ़ेगा, तो क्लैरिटी कर दी गई यहां पे कि इनके लिए डेडिकेटेड एक्ट यहां पे बना हुआ है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ, फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। अब यहां पे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कौन फिक्स करेगा और कैसे फिक्स करेगा? ठीक है भाई, मैंने तो बोला कि यहां पर मिनिमम वेजेस जो है वो मैं फिक्स कर रहा हूं, आपको यहां पर मिनिमम वेजेस मिलेंगी, लेकिन मिनिमम वेजेस कौन फिक्स करेगा? क्या इसको रिवाइज भी किया जाएगा कि ये लाइफ टाइम सेम ही रहेगा? अगर रिवाइज किया जाएगा तो कितने टेन्योर में रिवाइज किया जाएगा? ठीक है, ये प्रोविजन है यहां पर। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल, तो यहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी, बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट, कि यहां पे जो एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं, जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसीलिए यहां पे ना सेंट्रल ना स्टेट नहीं मेंशन्ड है, यहां पर सिंपल मेंशन्ड है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो यहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉयज। तो यहां पे कौन डिसाइड करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, राइट। अब इन द एग्जामिनेशन इट कैन बी आस्क्ड कि हु विल डिसाइड, तो आपको पता होना चाहिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल डिटरमिन हियर। देन उसके बाद एक बार तो फिक्स तो कर दिया आपने, ठीक है, आपने फिक्स कर दिया, देन व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? क्या उसको रिवाइज करेंगे? क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर मैं आज से 1947 वाले वेजेस की मैं बात करूं तो आज उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है जी, आज उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो रिव्यू द मिनिमम रेट ऑफ wages so fixed and revise the same in such intervals not exceeding 5 years। मतलब यहां पे मैक्सिमम 5 years में इसे रिवाइज करना पड़ेगा, मैक्सिमम इसे 5 years में रिवाइज करना पड़ेगा। उससे पहले कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, यहां पे मैक्सिमम अपर लिमिट बताएगी कि आपको 5 years में रिवाइज करना है। उससे पहले गवर्नमेंट को लग रहा है कि यहां पे 1 year में रिवाइज करना है, गवर्नमेंट कैन डू द सेम। लग रहा है 2 years में रिवाइज करना है, गवर्नमेंट कैन डू द सेम, बट मैक्सिमम इज द 5 years। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, एंड यही सारी चीजें आपसे पूछी जाती है एग्जाम में कि रिवीजन जो है वो मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड में होगा। सो यू मस्ट नो द रिवीजन विल बी डन मैक्सिमम इन 5 years। 5 years से ज्यादा की लिमिट यहां पे क्रॉस नहीं होनी चाहिए। फर्दर अंटिल दे आर सो रिवाइज्ड द मिनिमम रेट्स इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 5 years शैल कंटिन्यू इन फोर्स। ठीक है, तो यहां पर जब तक रिवीजन नहीं हो जाता है तब तक जो करंट रेट चल रहा था वही यहां पे कंटिन्यू हो जाएगा, और रिवीजन के बाद फिर नया एक्ट जो है वो, जो नया मिनिमम वेज है वो यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है, ठीक है, एक बार फिक्स कर दिया उसके बाद रिवीजन करने के लिए मैक्सिमम 5 years का टाइम दिया गया है, और जब तक वो रिवाइज नहीं होगा तब तक बेसिकली यहां पे जो करंट रेट रहेगा वो यहां पे कंटिन्यूड रहेगा। Further, appropriate government may refrain from fixing minimum rate of wages in respect of any scheduled employments in which there are in the whole state less than 1000 employees engaged in such employment। तो यहां पर गवर्नमेंट बोल सकती है कि यहां पे इस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए हम मिनिमम वेज रेट फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, किसी कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट है जो शेड्यूल में मेंशन है, इसको हम बोले शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हम यहां पर ले रहे हैं, तो उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या हो रहा है? गवर्नमेंट बोल सकती है कि हम यहां पे मिनिमम रेट जो है वो फिक्स नहीं करेंगे। किस केस में? जिस केस में यहां पर उस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर 1000 से कम एम्प्लॉयज एंगेज हैं उस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में, तो उस केस में यहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन रिफ्रेन कि यहां पे हम मिनिमम रेट्स जो है वो फिक्स नहीं करेंगे। सो दिस 1000 एम्प्लॉयज वाला जो क्राइटेरिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। फर्दर आगे बढ़ते हैं, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर टाइम वर्क। अब यहां पे 2023 में क्वेश्चन आया था इस वाले पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है जी, अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे बेसिकली हो रहा है फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर द टाइम वर्क, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम टाइम रेट। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो क्या करेगी? जो लोग यहां पे टाइम के हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है, ठीक है, आपकी 8 आवर की शिफ्ट है, 8 आवर की शिफ्ट है, ठीक है, तो 8 आवर की शिफ्ट के लिए आपको मिनिमम वेज रेट कितना रहेगा? बात हम शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से फिक्स करेगी? मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करेगी टाइम वर्क के लिए, कि भाई जहां पर आपको 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे देने हैं उसके लिए मिनिमम टाइम रेट क्या रहेगा, मिनिमम वेजेस कितना पे किया जाएगा।
अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर पीस वर्क, अ मिनिमम पीस रेट, ठीक है, पीस वर्क के लिए, पीस वर्क मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए या पर यूनिट ऑफ सेलिंग के लिए आपको यहाँ पे मिल रहा है। मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि आपको एक पेन पे 2 रुपए यहाँ पे दिया जाएगा, तो आप जितने भी पेन यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे एक दिन में, आपको उसके हिसाब से मल्टीप्लाइड बाई 2 करके यहाँ पर अमाउंट पे कर दिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं पीस रेट, ठीक है, पीस रेट। पीस वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिनिमम वेज रेट क्या रहेगा, गवर्नमेंट वो भी डिसाइड कर देगी। गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है, गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसा भी कर सकती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिनिमम गारंटी रेट। यहाँ पे गारंटी रेट का ऑप्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या मतलब। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर पीस रेट के हिसाब से यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो चल रहा है, ठीक है, आपका जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो पीस रेट के हिसाब से है। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पर 8 घंटे आप यहाँ पर हो, ठीक है, 8 आवर्स की शिफ्ट है आपकी, 8 आवर्स की शिफ्ट है आपकी, ठीक है जी। 8 आवर्स के शिफ्ट में व्हाट इज हैपनिंग कि आपको यहाँ पर प्रोडक्शन, आप यहाँ पर प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे कोई चीज ड्यू टू एनी रीजन, तो उस केस में क्या होगा, भले आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो पीस रेट के हिसाब से है, आपको यहाँ पे टाइम रेट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि अगर वो पीस रेट वाला जो क्राइटेरिया मीट नहीं होता और आपने टाइम इतना लगा दिया है, तो उस केस में आपको टाइम के हिसाब से पेमेंट होगा। इसको हम बोलते हैं गारंटीड रेट, याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं मिनिमम गारंटी रेट, ठीक है, दिस इज द ऑप्शन, इसको हम बोलते हैं गारंटी रेट। और चौथा रेट जो है वो बेसिकली यहाँ पे ओवर टाइम रेट होता है, कि यहाँ पे अगर ओवर टाइम किया जाता है तो वो ओवर टाइम रेट क्या होगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये सारी चीजें डिसाइड कर सकती हैं, ठीक है जी। मिनिमम रेट टाइम के हिसाब से इसको हम बोलते हैं मिनिमम टाइम रेट, मिनिमम पीस रेट, गारंटीड रेट, और यहाँ पे ओवर टाइम रेट गवर्नमेंट इसे डिसाइड कर सकती है, फिक्स कर सकती है, और यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इन फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, यहां पे डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड। यहां पे अब यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल में जो हमारा ये मिनिमम जो वेजेस हैं उसको फिक्स करने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किए जा सकते हैं। किसके लिए, डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, जो अलग अलग शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है सबके लिए अलग अलग वेजेस हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कोई टेक्निकल है, कोई नॉन टेक्निकल है, कोई क्लैरिकल है, कोई और नीचे है, तो ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे जो अलग अलग शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए अलग अलग वेजेस होंगे। देन फर्दर डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क इन द सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, एक शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में ही हो सकता है कि अलग अलग क्लासेस ऑफ वर्क हो, तो उनके लिए अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग मिनिमम वेज हो सकता है। देन फर्दर एडल्ट्स, एडोलसेंट, चिल्ड्रन एंड अप्रेंटिसेस, इनके लिए अलग हो सकता है। भाई सेम एम्प्लॉयमेंट में अगर एडल्ट काम कर रहे हैं, अगर चिल्ड्रन काम कर रहे हैं, अगर एडोलसेंट काम कर रहे हैं, अगर अप्रेंटिसेस काम कर रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग भी कर सकती है गवर्नमेंट, राइट। एंड डिफरेंट लोकेलिटीज के लिए भी कर सकती है, कि सेम एम्प्लॉयमेंट मान लीजिए मुंबई में चल रहा है, सेम एम्प्लॉयमेंट मान लेते हैं कि दिल्ली में चल रहा है, अलग हो सकता है। सेम एम्प्लॉयमेंट कहीं मुंबई में चल रहा है, सेम एम्प्लॉयमेंट कहीं रूरल एरियाज में चल रहा है, अलग हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि मुंबई में खर्चे ज्यादा हैं, रूरल एरियाज में या टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में कंपेरेटिवली कम खर्चे हैं, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट यहाँ पे मिनिमम रेट जो है वो फिक्स कर सकती है या रिवाइज कर सकती है, ठीक है। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड फॉर एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज पीरियड। अब मिनिमम रेट ऑफ वेजेस किसी भी वेज पीरियड मतलब क्या होता है, जिसमें आपको सैलरी मिलनी है, जिसमें आपको वेजेस मिलना है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती है, 1 घंटे के हिसाब से फिक्स कर सकती है कि भाई आपको यहाँ पे 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे कब आपको यहाँ पर वेजेस पे किया जाएगा। आपको यहाँ पे दिन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हर दिन के हिसाब से आपकी वेजेस इतनी है। फर्दर यहाँ पे मंथ के हिसाब से भी डिसाइड किया जा सकता है कि मंथली मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इतनी रहेंगी। और साथ ही यहाँ पे कोई और लार्जर वेज पीरियड के लिए भी कर सकते हैं कि 2 महीने, 3 महीने के हिसाब से मिनिमम वेज रेट ये रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आवरली बेसिस पर मिलेगा, या हर दिन के हिसाब से मिलेगा, या यहाँ पे मंथली बेसिस पर मिलेगा, या और लार्जर पीरियड के लिए मिलेगा, ये दिस ऑल्सो कैन बी डिटरमिन्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है जी। फर्दर आगे बढ़ते हैं, एनी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड और रिवाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कंसिस्ट ऑफ। यहां पे एक्चुअल में जब भी यहां पे मिनिमम रेट को फिक्स किया जाएगा या रिवाइज किया जाएगा, उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो उसमें फैक्टर्स क्या क्या होंगे, नंबर फर्स्ट इज बेसिक रेट ऑफ वेजेस। जो एक बेसिक रेट ऑफ वेजेस को हम बोलते हैं बेसिक, है ना, आपको भी अगर सैलरी मिलती है तो आप वहां पे बेसिक पे रहता है, तो आप बेसिक सैलरी वहां पर देख सकते हैं, ठीक है, बेसिक सैलरी, राइट। तो एक तो जो मिनिमम वेज फिक्स की जाएगी उसमें बेसिक रेट ऑफ वेजेस तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ साथ क्या रहेगा, स्पेशल अलाउंस एट अ रेट टू बी एडजस्टेड टू अकॉर्ड विद द वेरिएशन इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एप्लीकेबल टू सच वर्कर, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब महंगाई बढ़ रही है, ऑब्वियसली एक बेसिक पे हो गया, उसके बाद आप देखते हो ना जैसे गवर्नमेंट जॉब में जो लोग रहते हैं उनका एक बेसिक पे रहता है, साथ में डियरनेस अलाउंस रहता है। मतलब महंगाई बढ़ती जाती है तो डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता जाता है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर महंगाई बढ़ती जाएगी, इनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो नेट वैल्यू इनके हाथ में आ रही है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिशिएट होती चली जाएगी, उसकी जो परचेजिंग पावर रहेगी वो कम होती चली जाएगी।
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन को मैच करते हुए सैलरी भी बढ़नी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट भी जब मिनिमम वेज फिक्स करेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक तो बेसिक रेट ऑफ वेजेस फिक्स करेगी, साथ साथ में एक स्पेशल अलाउंस भी फिक्स करेगी, जो बेसिकली किस चीज पर डिपेंडेंट रहेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स पर। मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी वो स्पेशल अलाउंस भी बढ़ता जाएगा। इसको आप डियरनेस अलाउंस की तरह समझ सकते हैं, जिसको हम महंगाई भत्ता भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट चाहे तो ये कर सकती है, या फिर बेसिक रेट ऑफ वेज के साथ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, विद और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। चाहे तो लिविंग अलाउंस दे या ना दे, ठीक है, लेकिन उसके केस में फिर यहां पे क्या होगा, कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट अ कंसेशनल रेट। तो यहां पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, ठीक है, उसके सप्लाई के लिए कंसेशनल रेट में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी जैसे आपका रहना हो गया, आपका खाना हो गया, तो जो नेसेसिटी हमारी, या तो उसके लिए फिर अमाउंट पे किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली महंगाई जहां बढ़ रही है, आप हमें उसके लिए यहां पे आप हमें सब्सिडी दे दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहां पे पहले वाले केस में एक तो बेसिक रेट है, साथ में स्पेशल अलाउंस जिसको आप डियरनेस अलाउंस मान सकते हैं वो। सेकंड वाले में बेसिक रेट है, स्पेशल अलाउंस नहीं है, लेकिन साथ में यहां पर क्या है, यहां पर कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशंस है, जो यहां पे नेसेसिटीज के रिगार्डिंग यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है, नेसेसिटी सप्लाईज के रिगार्डिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, वो किया जा सकता है। या फिर गवर्नमेंट चाहे तो यहां पर मिनिमम वेज रेट को फिक्स करते समय या रिवाइज करते समय तीनों चीज कर सकती है। मतलब यहां पे ऑल इंक्लूसिव रेट, मतलब एक बेसिक रेट भी रहेगा, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी रह सकता है, और कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन, तीनों हो सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली अप टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जहां पर जैसी भी रिक्वायरमेंट लगती है, गवर्नमेंट उस तरीके से यहां पर प्रोसीड कर सकती है। क्लियर है जी। चलिए मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेज। तो हमने देखा कि यहाँ पे कौन फिक्स करेगा, कितने टेन्योर में फिक्स करेगा, ये हमने समझ लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से मिनिमम वेज रेट को फिक्स किया जाएगा या रिवाइज किया जाएगा, राइट। तो इन फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल, यहां पे मिनिमम वेज रेट को फिक्स करते समय जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो यहां पे या तो एक कमेटी अपॉइंट करेगी, क्योंकि देखिए यहां पे गवर्नमेंट के पास एक्सपर्टीज नहीं होगा, हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास एक्सपर्टीज नहीं हो, गवर्नमेंट के पास एक दो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्सपर्टीज हो, लेकिन सारे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्सपर्टीज ना हो, तो उसके लिए एक स्पेशल कमिटीज अपॉइंट की जा सकती है, जो भी एक्सपर्ट्स रहेंगे उस पर्टिकुलर डोमेन में, उस पर्टिकुलर एरिया में। तो या तो कमेटी गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया, या फिर गवर्नमेंट पब्लिश इट्स प्रपोजल ऑन द ऑफिशियल गजेट। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ठीक है, उन्हें यहाँ पे आइडिया है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे खुद से भी ऑफिशियल गजेट में पब्लिश कर सकती है कि इस पर्टिकुलर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम वेज ये रहने वाली है, या रिवीजन के बाद मिनिमम वेज ये रहने वाली है। दोनों ही केसेस, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। या तो कमेटी अपॉइंट हो सकती है, या तो फिर गवर्नमेंट अपना जो ऑर्डर है वो पब्लिश कर सकती है ऑफिशियल गजेट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 2 मंथ्स का नोटिस देना चाहिए, किस लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है इसका मतलब नहीं गवर्नमेंट ने फाइनलाइज कर लिया है। गवर्नमेंट अपने साइड से एक अमाउंट उन्होंने मेंशन कर दिया कि इस शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने मिनिमम वेज ये फिक्स किया है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई रिप्रेजेंटेशन देना है, तो आप दे सकते हैं, यू आर टोटली वेलकम हियर। बट उसके लिए एटलीस्ट 2 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा गवर्नमेंट की साइड से, कि 2 मंथ्स के लिए ये जो हमारा पब्लिकेशन है ऑफिशियल गैजेट में, ये ओपन है। आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन है, आपको कोई यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देना है, 2 मंथ्स तक ओपन है, आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दीजिए। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट उसको कंसिडर करेगी, सही लगेगा तो इंप्लीमेंट करेगी, अदरवाइज जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से सूटेबल होगा वो इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में 2 मंथ्स का नोटिस दिया जाएगा। देन उसके बाद आफ्टर कंसीडरिंग द एडवाइस ऑफ द कमिटी, क्योंकि जब अगर कमिटी उन्होंने अपॉइंट किया तो कमिटी भी अपने रिकमेंडेशन देगी, तो कमिटी का एडवाइस सुनने के बाद, या फिर रिप्रेजेंटेशन अगर उनके पास आ गया, दोनों में से जो भी तरीका है, तो यहां पे कमिटी के एडवाइस को, कमिटी के रिकमेंडेशन को कंसीडर करने के बाद, साथ साथ में अगर उन्होंने यहां पर दिया है, तो यहां पर जो लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं उनको सुनने के बाद गवर्नमेंट शैल फिक्स और रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। ठीक है जी, इस तरीके से गवर्नमेंट करेगी। कमेटी को अपॉइंट किया, कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, या तो उसकी रिकमेंडेशन मान ली गई है, नहीं मानी गई है। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने कमेटी ना अपॉइंट करके यहाँ पे अपना प्रपोजल जो ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश कर दिया, 2 मंथ्स का टाइम दे दिया कि 2 मंथ्स तक आप अपने रिप्रेजेंटेशन दीजिए, जो भी आपको इश्यूज हैं आप हमसे बताइए, ठीक है। तो ये चीज होने के बाद, इन दोनों ही केसेस को कंसीडर करने के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल डिसाइड, गवर्नमेंट विल फिक्स और रिवाइज द मिनिमम वेज। अब रिवाइज तो हो गया, लेकिन वो कब तक वो इफेक्ट में आएगा। अभी मैंने गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मिनिमम वेज रेट ये है इस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्या तुरंत ही मिलना चालू हो जाएगा? तो यहां पर अनलेस सच नोटिफिकेशन अदरवाइज प्रोवाइड्स, कौन सा नोटिफिकेशन, ये वाला नोटिफिकेशन कि यहां पे गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है। तो अगर गवर्नमेंट ने उसमें कोई डेट मेंशन की हुई है, गवर्नमेंट ने अगर कोई डेट मेंशन की हुई है कि ये जो मिनिमम वेज रेट है ये कब से इफेक्टिव है, कब से ये बेसिकली यहां पर
इफेक्ट में आएगा। तो अगर वो कोई डेट मेंशन है तो उस पर्टिकुलर डेट से यहां पर इफेक्ट में आने वाला है। अगर डेट मेंशन नहीं है तो इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। 3 मंथ्स, ठीक है, जब भी गवर्नमेंट ने वो इशू किया है नोटिफिकेशन, उसके 3 मंथ्स के बाद ये बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 मंथ्स के एक्सपायर होने के बाद वो इफेक्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दो चीजें समझिए, गवर्नमेंट ने यहां पर नोटिफिकेशन दे दिया कि भाई हमने ये मिनिमम जो वेजेस हैं हमने फिक्स कर दिया है या रिवाइज कर दिया है, इसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे इस सारे प्रपोजल्स कंसीडर करने के बाद गवर्नमेंट ने फाइनली इशू कर दिया। अब अगर उस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो मिनिमम रेट हमने फिक्स किया है या रिवाइज किया है ये इस पर्टिकुलर डेट से इफेक्ट में आएगा, तो फिर वो एक्चुअल में उसी पर्टिकुलर डेट से इफेक्ट में आएगा जब गवर्नमेंट ने मेंशन किया है। अगर गवर्नमेंट इसके बारे में साइलेंट है, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में कोई डेट मेंशन नहीं की है, तो फिर जब से नोटिफिकेशन इशू हुआ था उसके 3 मंथ्स एक्सपायर होने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो है वो इफेक्ट में आ जाएगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ऑल्सो ये 2 मंथ्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए मूविंग एड, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एडवाइजरी बोर्ड का प्रोविजन है यहाँ पर। ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड क्यों, एडवाइजरी बोर्ड इसका नाम क्या, इसका नाम है एडवाइजरी बोर्ड, मतलब एडवाइज करने के लिए। एडवाइस करने के लिए, किसको एडवाइस करने के लिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए। क्या एडवाइस करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, जो हम यहाँ पे जो फिक्सिंग रिलेटेड कुछ इशू है कि यहाँ पे वेज रेट फिक्स करना है या रिवाइज करना है, वही एडवाइस दिया जाएगा, है ना। आइए देखते हैं। सो फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ कमिटीज and subcommittees advising the appropriate government in the matter of fixing and revising minimum rate of wages। तो यहाँ पे जो एडवाइजरी बोर्ड है उन्हें यहाँ पर क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। इसमें फर्दर बहुत सारी कमिटीज भी होंगी, सब कमिटी, जैसे हमने कमिटीज देखा था अभी, ठीक है, जो पिछले वाली स्लाइड में हमने यहाँ पे कमिटीज देखा था, अब ये वाली कमिटी, तो ऐसे जो कमिटीज हैं सब कमिटीज हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे मैनेज करने के लिए साथ साथ में गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए रिलेटेड टू द फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेज रेट और रिवाइजिंग द मिनिमम वेज रेट, यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड जो है वो अपॉइंट की जाएगी। फर्दर यहाँ पे एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट की जाएगी, और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है तो यहाँ पर किस लिए अपॉइंट की जा रही है, फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द मैटर्स ऑफ द फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली वो एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे जो मिनिमम वेज रेट फिक्स करना है वो कितना होना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए। अगेन आई वुड से हियर कि यहाँ पे गवर्नमेंट इज नॉट हैविंग एक्सपर्टीज ओवर ऑल द मैटर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की तो सारे मैटर्स में, जो भी कंट्री में मैटर्स चल रहे हैं, हर मैटर्स में उनका एक्सपर्टीज तो है नहीं, बट यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उन एक्सपर्ट्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। और वो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट्स को, जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको यहाँ पे एडवाइस करेंगे ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है जी, फर्दर फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। तो जो इससे पहले हमने एडवाइजरी बोर्ड देखा था, ठीक है, उसको उसके यहाँ पे काम को मैनेज करने के लिए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करेगी किसको, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को। ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, it consists of a person to be nominated by the central government representing employers and employees in the scheduled employment, who shall equal in number independent persons not exceeding 1/3 of total number of members. Independent person shall be the chairman of the board। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो बनाया जाएगा उसमें कौन मेंबर्स रहेंगे, कोई तो मेंबर्स होंगे। तो मेंबर्स कौन से होंगे, ये मेंबर जो है पहली बात तो नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से। अब यहाँ पे वो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों को यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का पार्ट बनेंगे। ठीक है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के जो एम्प्लॉयर्स हैं, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव जो है उनमें से किसी को नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट कि यहाँ पे आप इसका पार्ट बनिए, और वो इक्वल नंबर्स में होंगे। अभी समझिए यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं कि एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने नहीं रखा, सिर्फ एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव को रखा, आपको क्या लगता है क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलेगा कि यहाँ पर हमें कोई जरूरत नहीं है इसे रिवाइज करने की, सही चल रहा है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करता है, वो तो अपना प्रॉफिट सोचेगा। अगर मिनिमम वेज रेट बढ़ेगा तो नुकसान उसका होगा, उसके जेब से पैसा जाएगा। या अगर एम्प्लॉयर को नहीं रखते, एम्प्लॉय को रख लेते हैं, तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा, इसको डबल ट्रिपल कर दीजिए क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है, लोग यहाँ पे काफी अंडरपेड है, ठीक है, तो इस तरीके से बात करेगा जो एक एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा एम्प्लॉयर के ऊपर। तो कहने का मतलब है दोनों का रखना बहुत जरूरी है, एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव को भी और एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव को भी, लेकिन दोनों इक्वल नंबर में रहेंगे। ठीक है, इक्वल नंबर में, ना ज्यादा ना कम। ठीक है जी, और साथ साथ में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट पर्संस भी रहेंगे इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, जो भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनका 1/3। ठीक है, मान लीजिए टोटल अगर 9 मेंबर्स हैं तो 9 मेंबर्स में से 3 मेंबर जो है वो क्या रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे।
3 मेंबर जो है वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, और इंडिपेंडेंट पर्सन है वही चेयरमैन रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव को चेयरमैन बनाते हैं तो फिर ये भी दिक्कत वाली बात है, एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव को बनाते हैं तो भी ये दिक्कत वाली बात है। इसलिए 1/3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स रहेंगे, इंडिपेंडेंट मेंबर्स में से ही एक मेंबर चेयरपर्सन रहेगा, और जो बचे हुए मेंबर्स हैं वो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे किसके, यहाँ पर एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉयज के, ताकि किसी भी तरीके का यहाँ पे पार्शियलिटी ना की जा सके, डिस्क्रिमिनेशन ना किया जा सके इन फिक्सिंग और रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, कंपोजिशन ऑफ कमिटीज की बात करते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें, ईच of the committees, subcommittees and advisory board shall consist of persons to be nominated representing employers and employees in the scheduled employment, who shall equal in number, plus independent persons not exceeding 1/3 of the total number of members, plus independent person shall be the chairperson। जो भी committees, यहाँ पे committees, सब committees और जो advisory board है, उन सब में बेसिकली यही प्रोसीजर फॉलो होगा कि वहां पे जो उनके मेंबर्स उनको नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में है उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, इक्वल नंबर्स में रहेंगे, ठीक है जी। और इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जो भी हमने देखा है जस्ट यहाँ पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के केस में। और इंडिपेंडेंट पर्सन ही यहाँ पर चेयरपर्सन भी रहेंगे, जो कमिटीज वगैरह रहेंगी उनके लिए, ठीक है जी। अब यहां पे बढ़ते हैं वेजेस इन काइंड, ठीक है। वेजेस इन काइंड का क्या मतलब होता है कि कैश में ना देकर काइंड में दे दिया, कैश में नहीं देकर किसी और तरीके से हमने दे दिया। भाई हम कैश में नहीं दे रहे हैं, हमने दिवाली का गिफ्ट दे दिया। हम कैश में नहीं दे रहे हैं, हमने यहां पर बाइक दे दी, ठीक है जी। हम कैश में नहीं दे रहे हैं, हमने यहां पर क्या दे दिया, हमने कार दे दिया। इसको हम बोलते हैं वेजेस इन काइंड। तो मिनिमम वेजेस पेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड इन कैश, ये क्लियरली मेंशन है कि यहां पे जो मिनिमम वेजेस दिया जाएगा इस एक्ट में, वो यहां पर कैश में पे किया जाएगा, उसे यहां पर कैश में पे किया जाएगा, ठीक है जी। अब फर्दर यहां पे बोला जाता है कि वेयर इट हैज बीन द कस्टम टू पे वेजेस होली और पार्टली इन काइंड, जहां पे ऐसा कस्टम है, जहां पे सालों से चला आ रहा है, जहां पे ऐसा ट्रेंड है कि जो वेजेस है या तो पूरी तरीके से या पार्शियल तरीके से काइंड में दिया जाएगा, ठीक है जी। तो उस केस में क्या है, उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथराइज द पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस आइदर होली और पार्टली इन काइंड। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो कस्टम चला आ रहा है, ठीक है, तो कस्टम को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करती है अनटिल एंड अनलेस वो वायलेट कर रहा हो किसी पर्टिकुलर चीज को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लॉ को या किसी के राइट्स को वायलेट कर रहा हो, तो उसको चेंज करने की कोशिश गवर्नमेंट जनरली नहीं करती है। अब कहीं पर ट्रेंड है, कहीं पर 100 सालों 200 सालों से चीज चलती चली आ रही है कि यहां पर जो वेजेस पे की जाएंगी वो काइंड में पे की जाएंगी, कैश में नहीं पे की जाएंगी, या कुछ कैश में कुछ काइंड में पे की जाएंगी। तो गवर्नमेंट विल डिसाइड कि यहां पे एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में यहां पर फुली या पार्टली बेसिस पर जो वेजेस हैं वो काइंड में पे की जाएंगी या नहीं पे की जाएंगी, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड की जाएगी। बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट तो यहां पर कैश में पे की जाएगी बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा कस्टम चल रहा है, कहीं पर ऐसा रिवाज है, कहीं पर ऐसा ट्रेंड चल रहा है, तो उस ट्रेंड को गवर्नमेंट भी यहां पे एनालाइज करेगी, और उसके बाद गवर्नमेंट वुड बी डिसाइडिंग कि यहां पर जो अमाउंट पे किया जाएगा वेजेस का, वो फुली काइंड हो सकता है या पार्टली काइंड हो सकता है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट द कंसेशन रेट्स, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथराइज द सेम। तो यहां पे अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, जैसे यहाँ पर आप देखते होंगे ना कि यहाँ पे जैसे हमारा हो गया वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गए, काफी कंसेशनल रेट पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो एसेंशियल सप्लाईज हैं उन्हें कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड करने किए जाने की जरूरत भी है किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट से एसोसिएटेड लोगों को, तो गवर्नमेंट इससे रिलेटेड भी डिसीजन ले लेगी, और गवर्नमेंट यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी यहाँ पे ऑथराइज कर देगी, ठीक है जी। फर्दर आगे बात करते हैं फिक्सिंग आवर्स फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहां पे इन रिगार्ड टू एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हैव बीन फिक्स्ड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब यहां पे जो भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है जहां पर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स कर दी गई हैं, वहां पे उस केस में क्या होगा, उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क। ऐसा तो नहीं भाई आपने मिनिमम वेज रेट तो फिक्स कर दिया, लेकिन एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर बोल रहा है कि आपको 15 घंटे काम करने हैं, आपको 16 आवर्स काम करने हैं, ठीक है। तो यहां पर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस तो फिक्स कर ही रही है गवर्नमेंट, साथ साथ उस शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट यहां पे क्या कर रही, नंबर ऑफ आवर्स भी फिक्स कर रही है कि भाई आपके यहां पर इतने लोग, जो लोग काम कर रहे हैं वो इतने घंटे ज्यादा काम नहीं करेंगे। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, दैट इज अप टू द गवर्नमेंट, ठीक है। Provide for a day of rest in every period of 7 days and for the payment of remuneration in respect of such days of rest। यहाँ पे 7 दिन में, मतलब हर वीक में एक दिन रेस्ट का डे यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट का डेज दिया जाएगा, क्योंकि अगर रेस्ट करना तो बहुत जरूरी है, तो 7 दिन में एक दिन जो रहेगा वो रेस्ट का रहेगा, और उस रेस्ट में भी पेमेंट किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, प्रोवाइड फॉर अ डे
of rest in every period of 7 days and for the payment of remuneration in respect of such days of rest, right? Further, provide for payment for work on a day of rest at a rate not less than the overtime rate। तो हो सकता है जैसे आप होता है ना कि आप जैसे वीकली ऑफ वाले दिन आप काम भी कर लेते हैं कई बार ना, तो अगर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का पर्सन जो है, जो पर्सन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के साथ एसोसिएटेड है, अगर वो रेस्ट वाले दिन काम करता है तो गवर्नमेंट ये चीज वहां पे बोल सकती है कि भाई उस दिन जो उसको पैसा दिया जाएगा वो ओवर टाइम रेट से दिया जाएगा, ना कि नॉर्मल रेट से, क्योंकि उसका रेस्ट वाला दिन है, आप तब भी उससे काम करवा रहे हैं, तो यहां पर आप नॉर्मल पेमेंट नहीं करेंगे, नॉर्मल वेजेस नहीं पे करेंगे, आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पर ओवर टाइम रेट से ही उसको यहां पे पेमेंट करेंगे। क्लियर? मूविंग एट ओवर टाइम की बात करें, सो ओवर टाइम यहां पे where an employee whose minimum rate of wages is fixed by the hour, by the day or by such longer period works on any day in excess of the number of hours constituting a normal working day, the employer shall pay him for every hour or for part on of hour so worked in excess at the overtime rate fixed under this act। यहां पे क्या है, देखिए यहां पर ना मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि आपको यहाँ पे दिन में 8 घंटे काम करने हैं, ठीक है, आपको 8 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार उसे ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उसे 9 आवर्स रुकना पड़ रहा है, उसे यहाँ पे 10 आवर्स काम करना पड़ रहा है। तो जब वो पर्सन 8 घंटे से ज्यादा काम करेगा तो उसको यहाँ पे ओवर टाइम रेट से पेमेंट किया जाएगा, राइट? ओवर टाइम रेट जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ओवर टाइम रेट से उसे जो एक्स्ट्रा आवर्स है, जो 9th और 10th आवर है, उसके लिए बेसिकली उसे ओवर टाइम रेट से पेमेंट किया जाएगा। 8 आवर्स तक तो उसे नॉर्मल वेज के हिसाब से पे किया जाएगा, लेकिन 9th और 10th आवर के लिए उसे यहाँ पर एक्स्ट्रा जो ओवर टाइम जो रेट है वो उसे यहां पर पे किया जाएगा। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे सर हम भी एक्स्ट्रा काम करते हैं, हमें तो नहीं मिलता है, आप शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट ही नहीं है, आप मिनिमम वेजेस एक्ट में कवर्ड ही नहीं होते हैं, जो कवर्ड होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी। फर्दर, वेजेस ऑफ वर्कर फॉर हु वर्क्स फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे। अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई एम्प्लॉय है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में, if an employee whose minimum rate of wages has been fixed by the day work on any day on which he was employed for a period not less than requisite number of hours constituting a normal working day, he shall be entitled to receive wages in respect of work done by him on that day as if he had worked for a full normal working day। क्या मतलब है, देखिए अगर कोई ऐसा पर्सन है जो किसी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है और उस शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में उसकी जो वेजेस है वो डे के हिसाब से फिक्स किया हुआ, हमने देखा था ना कि यहाँ पे आर के हिसाब से भी गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है, डे के हिसाब से फिक्स कर सकती है, मंथ के हिसाब से भी कर सकती है और लार्जर वेज पीरियड में भी कर सकती है। तो ऐसा कोई पर्सन जो किसी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में एसोसिएटेड है और उस शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया है वो डे के हिसाब से वेज पीरियड फिक्स किया है। अब इस डे में गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आपको डे में 8 आवर्स काम करने हैं, ठीक है, 8 घंटे आपको काम करने हैं यहाँ पे। तो अगर कोई पर्सन जो है, मान लेते हैं उसने 8 घंटे नहीं, उसने यहाँ पर 5 आवर्स ही काम किया, तो उस केस में बेसिकली उसे जो पेमेंट किया जाएगा वो पूरे दिन का पेमेंट किया जाएगा और उसे यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा कि उसने यहाँ पे फुल नॉर्मल वर्किंग डे जो है उसने काम किया है, राइट? तो ऐसा नहीं होगा, अगर उसके लिए डे के हिसाब से वेज रेट है, वो आया उसने 4-5 घंटे काम किया, भले यहाँ पे उसने 8 घंटे काम नहीं किया, ठीक है, तो उसे यहाँ पर फुल वर्किंग डे माना जाएगा। लेकिन एक चीज समझिए कि ये किस केस में है, ये उस केस में अगर एम्प्लॉयर के पास काम ही नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयर के पास काम था 4-5 घंटे का, एम्प्लॉयर ने करवा लिया, अब एम्प्लॉयर के पास काम ही नहीं है, तो एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर बोल रहा है कि 3 घंटे का मैं आपको वेज नहीं दूंगा। भाई आप क्यों नहीं दोगे, काम तो आपके पास नहीं, हम तो रेडी है काम करने के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर काम नहीं दे रहे हो, तो उस केस में बेसिकली वो आपकी दिक्कत है, हम तो यहाँ पर पूरे डे के लिए अवेलेबल है, हमें पूरे दिन का पैसा चाहिए रहेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी है, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव वेजेस फॉर अ फुल नॉर्मल वर्किंग डे in any case where his failure to work is caused by his unwillingness to the work and not by the omission of the employer to provide him with work। अगर ऐसा होता है कि यहां पर एम्प्लॉय जो है वो भी अनविलिंगनेस शो करता है, मतलब एम्प्लॉय 5 घंटे के बाद बोलता है मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो उस केस में उसे फुल जो पूरे दिन का पैसा वो नहीं मिलेगा, उसे फिर जितना टाइम उसने काम किया उसका पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब एम्प्लॉयर काम देना चाहता है, एम्प्लॉयर के पास काम है, लेकिन वो सामने वाला पर्सन करने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एम्प्लॉयर के पास काम नहीं था, सामने वाला पर्सन रेडी था, इसलिए हम क्या बोल रहे थे कि आपको पूरे दिन का पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, आपने जितने भी घंटे दिया है उसमें से अब माना जाएगा कि आपने पूरा दिन यहाँ पे सर्व किया, पूरा दिन आपने यहाँ पे काम किया है। लेकिन इस केस में जहां पर एम्प्लॉयर तो रेडी है लेकिन एम्प्लॉय रेडी नहीं है, तो उस केस में ये एम्प्लॉय की डिफॉल्ट है और उस केस में यहाँ पे उसे फुल नॉर्मल डे के हिसाब से वेज का पेमेंट जो है वो नहीं किया जाएगा। क्लियर? अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन की बात करते हैं, वेजेस फॉर 2 और मोर क्लास ऑफ वर्क। सो वेयर एन एम्प्लॉय डज 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क टू विच ईच
ऑफ ए विच अ डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इज एप्लीकेबल। मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय है जो दो अलग अलग काम कर रहा है, जिसके लिए दो अलग अलग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किए गए हैं। ठीक है, हो सकता है कि दो अलग अलग शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट हो, दिन में 2-3 घंटे ये वाला काम करता है, दिन में 2-3 घंटे ये वाला काम करता है, जिसके लिए अलग अलग मिनिमम वेजेस डिसाइड की गई है बाय द गवर्नमेंट, राइट। The employer shall pay to such employee wages at not less than minimum rate in force in respect of each such class। तो वो उस क्लास के हिसाब से उसे पेमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जिसकी मिनिमम वेज कम होगी उसके हिसाब से सारा पैसा देंगे, नो। अगर वो दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, 4 घंटे मान लेते हैं, अगर वो 4 घंटे यहाँ पर उसने 4 आवर उसने काम किया एम्प्लॉयमेंट नंबर ए में, जहां पे मिनिमम वेजेस है 2000 रुपीज, ठीक है, और यहाँ पर उसने एम्प्लॉयमेंट नंबर बी में काम किया 4 आवर, जिसका है यहाँ पर 1500 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे इसी रिस्पेक्टिव वेज रेट के हिसाब से उसे मिनिमम वेज रेट पे किया जाएगा। ऐसा नहीं सोचेगा एम्प्लॉयर कि भाई आपने 8 घंटे काम किया, हम आपको 1500 के हिसाब से देते हैं क्योंकि एम्प्लॉयर का पैसा बच रहा है, नो। उसने जो भी जिस एम्प्लॉयमेंट में काम किया है उस एम्प्लॉयमेंट का जो मिनिमम वेज रेट है वो उसे यहाँ पर पे किया जाएगा। फर्दर बात करें मिनिमम टाइम रेट वेजेस ऑफ पीस वर्क। सो वेयर एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क फॉर विच मिनिमम टाइम रेट एंड नॉट मिनिमम पीस रेट हैज बीन फिक्स्ड, द एम्प्लॉयर शैल पे टू सच एम्प्लॉय वेजेस एट नॉट लेस देन मिनिमम टाइम रेट। तो ऐसा कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा कोई भी एम्प्लॉय जो किसी ऐसे एम्प्लॉयमेंट के साथ एसोसिएटेड है जहां पर पीस वर्क है, ठीक है, जहां जो पीस वर्क के हिसाब से जिसे पॉइंट किया गया था, और जहां पर बेसिकली क्या किया गया था, यहाँ पे मिनिमम टाइम रेट डिसाइड किया गया था, पीस वर्क डिसाइड नहीं किया गया था, ठीक है। यहाँ पे जो पीस रेट है वो डिसाइड नहीं किया गया था, मतलब वो काम तो वो पीस रेट के हिसाब से कर रहा है कि भाई मैं यहाँ पे जितने पेन बनाऊंगा आप मुझे उतने पैसे दे देना, ठीक है, लेकिन पीस रेट डिसाइड नहीं किया गया है। वहां पर डिसाइड क्या किया गया है, वहां पर डिसाइड किया गया है टाइम रेट। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो एम्प्लॉयर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पैसा देगा वो टाइम रेट के हिसाब से देगा, पीस रेट के हिसाब से नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीस रेट जो है वो डिटरमिन नहीं किया गया है, पीस रेट को यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया था, तो टाइम रेट के हिसाब से ही पैसा देगा। भले वो यहाँ पे पीस रेट के फॉर्म में था, लेकिन जब पीस रेट डिसाइडेड ही नहीं है तो पैसा तो लेगा वो, तो किस रेट से पैसा लेगा, वो टाइम रेट से पैसा यहाँ पर लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्टर्स की तरफ जाते हैं। देखिए हर एक्ट में ना एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसके पास पावर होता है कि उस एक्ट में जो भी प्रोविजन है उसको देखे वायलेट ना हो रहा हो, कहीं कॉन्ट्रावेंशन ना हो रहा हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चीज को प्रॉपर तरीके से इंश्योर करेगी। कंपनीज जो है, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर वो एक्ट एप्लीकेबल है, उसका पूरा कंप्लायंस उनके साइड से किया जा रहा है। यहाँ पर इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करेगी इंस्पेक्टर्स को। एन इंस्पेक्टर में एंटर इनटू एनी प्रोमाइस एग्जामिन एनी पर्सन हु इज एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड देयर, तो वहां पे कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉय है तो इंस्पेक्टर किसी भी प्रमाइस पे एंटर कर सकता है जिसके ऊपर मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल है, वो एंटर करेगा, ठीक है। वो वहां पर जाके देखेगा कि जो कौन कौन से एम्प्लॉय, उनका रिकॉर्ड भी चेक कर सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर उन्हें यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन उन्हें किसी एम्प्लॉय से वो भी ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी तरीके से कोई किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की कॉपी सीज करने की जरूरत है वो भी कर सकते हैं। मतलब उनके पास सारे पावर्स है ये चीज इंश्योर करने के लिए इस एक्ट का जो कंप्लायंस प्रॉपर तरीके से हो रहा है, ठीक है। इस चीज के लिए बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, इस चीज के लिए इंस्पेक्टर्स को यहाँ पे ऑथराइज किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्लेम्स की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लेम होता है दैट इफ एनी क्लेम इज देयर, अगर कोई क्लेम है, जैसे मान लीजिए क्लेम है कि मुझे मिनिमम वेज नहीं मिला है, ठीक है। अगर कोई क्लेम है कि मुझे मिनिमम वेज नहीं मिला है, मान लेते हैं कोई पर्सन ए है, एक पर्सन ए है, इसको मिनिमम वेज मिलना था कितना, 2000 रुपीज, ठीक है, लेकिन इसको मिनिमम वेज कितना दिया, 1200 रुपीज, ठीक है, 1200 रुपीज दिया हुआ है। तो अगर कोई क्लेम है यहाँ पे इस एक्ट के अंडर, तो इसमें क्या होगा, एन एप्लीकेशन कैन बी मेड टू द कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी के पास वो एप्लीकेशन जाएगा कि मुझे यहाँ पर ये वेज नहीं मिला है, मुझे वेज मिलना चाहिए था मिनिमम वेज। सेम शैल बी प्रेजेंटेड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द मिनिमम वेजेस बिकेम पेएबल। जिस दिन से वो मिनिमम वेज पेबल था, जिस दिन उस पर्सन को वो मिनिमम वेज मिलना था लेकिन उसे नहीं मिला है, उसके 6 मंथ के अंदर वो क्लेम कर सकता है। आप बोलेंगे सर 6 मंथ तो बहुत ज्यादा, हाँ जी बिल्कुल। कई बार होता है ना कि उसे अवेयरनेस ना हो, किसी तरीके का कोई डाउट हो, तो 6 मंथ्स में सारी चीजें इतना टाइम दे दिए गए ताकि उसका पैसा जो है वो कहीं ना जाए, तो जो उसका राइट है वो उसे मिल सके। इसलिए अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसे यहाँ पर मिनिमम वेज जो था वो नहीं मिला है, उसका कोई क्लेम है कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉयर से अपने पैसा लेना है, तो उस केस में व्हाट वुड हैपन, उस केस में दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी विद इन 6 मंथ। जब से वो मिनिमम वेज पेबल हुआ है तब से 6 मंथ के अंदर वो एप्लीकेशन जो है वो फाइल किया जा सकता है, सेंड किया जा सकता है, ठीक है। फर्दर वाइल हियरिंग द एप्लीकेशन ऑफ अ क्लेम of payment of less than the minimum rate of wages, the payment of the amount by which minimum wages payable to him exceed the actual amount actually paid, ठीक है। यहां पे क्या होगा यहाँ पे
जब एप्लीकेशन सुन ली गई है, सुनी जा रही है, ठीक है, उस केस में मान लेते हैं कि अभी हमने एग्जांपल है कि मिनिमम वेज रेट कितना था, 2000 रुपीज, उस पर्सन को मिला कितना, 1200 रुपीज, मतलब 800 रुपीज उसको नहीं मिला, 800 रुपीज ये नहीं मिला उसको, ठीक है। तो पहली बात तो ये 800 रुपीज पे किया जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी है वो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन देगी किसको, एम्प्लॉयर को, कि भाई आप पहले तो ये 800 रुपीज पे करिए। ऑल्सो कॉम्पेंसेशन नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम्स द अमाउंट ऑफ सच एक्सेस, तो यहाँ पे कॉम्पेंसेशन भी दिया जा सकता है मैक्सिमम 10 टाइम्स के लिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन कि मैक्सिमम कितने टाइम का, 10 टाइम्स, मतलब 800 इंटू 10 कर लीजिए आप, 8000 रुपीज एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन अलॉन्ग विद द 800 रुपीज, मैक्सिमम 8000 का कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है। आई एम सेइंग मैक्सिमम, फिक्स नहीं है, इट कैन बी वन टाइम, इट कैन बी ट्वाइस ऑल्सो, इट कैन बी थ्राइस ऑल्सो, मैक्सिमम 10 टाइम्स है, ठीक है जी। मैक्सिमम 10 टाइम्स से कॉम्पेंसेशन अलॉन्ग विद द जो अमाउंट जो एक्चुअल में नहीं पे किया गया था, जो बैलेंस अमाउंट था। इन एनी अदर केस द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द एम्प्लॉय प्लस कॉम्पेंसेशन नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज, ठीक है। तो यहां पे किसी और केस में, जिस केस में ये वाली बात नहीं है, जिस केस में ये इशू नहीं है, अगर कोई और केस आ रहा है यहां पर, तो उस केस में यहां पर क्या किया जाएगा, जो प्रिंसिपल जो अमाउंट एक्चुअली ड्यू है वो अमाउंट प्लस साथ में कॉम्पेंसेशन का अमाउंट ₹10। अब आप बोलेंगे सर ₹10 इतना कम, गाइज एक्ट कब का है ये, एक्ट कब का है ये, आज से 75 ईयर से ज्यादा पहले का एक्ट है ये, तब 10 रुपीज की वैल्यू होती थी, ठीक है। अभी वैल्यू चेंज नहीं की गई, तो एक्चुअल में रेलेवेंट नहीं है आज की डेट में, बट हाँ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोविजन तो है, तो आपको यही मेंशन करना है, ठीक है। इवन इफ द एक्सेस और द अमाउंट ड्यू इज पेड बिफोर द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन, पेमेंट ऑफ सच कॉम्पेंसेशन में बी डायरेक्टेड, ठीक है। हो सकता है कि एप्लीकेशन अभी पेंडिंग हो, एप्लीकेशन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, इसी बीच में जो भी अमाउंट नहीं पे किया गया था, एम्प्लॉयर ने दे दिया कि भाई एक काम करो, आप ये 800 रुपए रख लो, ठीक है। एप्लीकेशन अभी चल रहा है, एप्लीकेशन अभी खत्म नहीं हुआ, फाइनलाइज नहीं हुआ, डिस्पोजल नहीं हुआ, इवन उस केस में भी यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर डायरेक्शन दे सकती है कि आपको यहाँ पर कॉम्पेंसेशन तो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली उसने गलती तो की है, राइट्स, उसकी वजह से सामने वाले ने सफर किया है। अब आज जो बाद में अपनी गलती मान रहा है, उसकी वजह से सफरिंग जो है उसको कुछ तो यहाँ पे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो भले ही एप्लीकेशन पेंडेंसी के दौरान ही उसने वो अमाउंट पे कर दिया हो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, लेकिन उस केस में भी यहाँ पे जो कंसर्न अथॉरिटी है, ही कैन डायरेक्ट फॉर द कॉम्पेंसेशन है, कॉम्पेंसेशन तो आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है, एंड दैट इज कंप्लीटली अप टू द कंसर्न अथॉरिटी। कोई मैंडेटरी नहीं है, उनको लगेगा तो वो देख यहाँ पे डायरेक्शन देंगे, नहीं लगेगा तो डायरेक्शन यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है। फर्दर यहाँ पे अगर अथॉरिटी जो है एप्लीकेशन को सुनने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड है कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जो एप्लीकेशन सेंड की गई थी, वो गलत थी, मेलिशियस थी, वेक्सेशियस थी, ठीक है। हो सकता है ना कि हर बार एम्प्लॉयर गलत ना हो, एम्प्लॉय भी गलत हो। भाई एम्प्लॉयर के हिसाब से मिनिमम वेज रेट वही था, ठीक है, और सही भी था, एम्प्लॉय फेक क्लेम कर रहा था, जानबूझकर फेक क्लेम कर रहा था, तो उस केस में अब क्या होगा, अब एम्प्लॉय के ऊपर पेनल्टी लगेगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए ही एक्ट बना है कि एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही है, नहीं, अगर जो भी इंसान गलत है, अगर एम्प्लॉय गलत है, उसने मेलिशियस और वेक्सेशियस यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की है, तो उस केस में पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग ₹50 टू बी पेड टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को यहाँ पे मिलेगा ₹50, यहाँ पे किसके साइड से, एम्प्लॉय की साइड से, क्योंकि उसने मेलिशियस या वेक्सेशियस कंप्लेंट फाइल की थी, और ये अमाउंट 50 मैक्सिमम है, इट कैन बी 5, 10, 12 एनीथिंग, मैक्सिमम 50 अमाउंट रुपीज, ठीक है जी। चलिए, सो दिस इज ऑल गाइज विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एक्ट। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमने काफी हद तक कवर कर लिए इस पर्टिकुलर एक्ट के डिस्कशन में। आई होप दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू। कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग रही है। सो क्वेश्चन इज, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 वाज इनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग ऑफ, ऑप्शंस आर minimum rates of wages in scheduled employments, minimum rate of wages in every employment, minimum wages in industries, or living wage. What is the right answer? Obviously option number A, that is scheduled employment, ठीक है जी। मल्टीपल टाइम्स, कम से कम 50 टाइम्स तो मैंने रिपीट किया ही है क्लास में। फर्दर, एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, the rate of minimum wages which are finally notified in the official gazette, and unless such notification otherwise provides, comes into force after the expiry of which of the following period from the date of its issue. Date जब भी वो नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसके कितने दिन के बाद इफेक्ट में आता है वो, टेल मी। यस, 3 मंथ्स, ठीक है। अगर कोई और डेट मेंशन है तो कोई और डेट, अगर डेट मेंशन नहीं है तो 3 मंथ्स के एक्सपायरी के बाद जो मिनिमम वेज रिवाइज हुआ है या फिक्स हुआ है वो बेसिकली यहाँ पे इफेक्ट में आ जाएगा, राइट। फर्दर, review of the minimum wage rate fixed under the minimum wages act 1948 should not exceed 7 years, 5 years, 3 years, or 2 years. What is the right answer? Right answer is 5 years, you know very well, so option number B is the right answer here. ठीक गाइस, सो ये था हमारा डिस्कशन। आई होप आपको डिस्कशन
में मजा आया, आपको चीजें समझ में आई, राइट। अगेन आई वुड से कि यहाँ पे सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है और काफी सारे आपको एक्ट्स पढ़ने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस का, तो गाइस इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। और इसीलिए हमने आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी लाया है। हम आपके लिए पूरी तरीके से जो यूपीएससी ईपीएफओ का जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। सारे ही कंपोनेंट के लिए आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे जहां पर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सेल्फ प्रिपरेशन कई बार डिफिकल्ट हो जाती है जब आपके पास टाइम कम होता है, जहां पर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, लगभग 12-13 कंपोनेंट्स आपको इस एग्जाम में प्रिपेयर करने हैं, तो सेल्फ प्रिपरेशन कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाती है। तो उस केस में बेसिकली यहां पर क्या होगा, उस केस में आप यहां पर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप ले सकते हैं, राइट। और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड यूज करिए, प्रकाश ये मेरा नाम है, और इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आई नो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में तो हम सोचते ही हैं, राइट। बट बिलीव मी, जो कोर्स है आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे उससे एटलीस्ट 10x टाइम कम रहेगा इसकी जो कॉस्ट रहेगी। जब आप प्रिपरेशन करेंगे इससे 10 टाइम ज्यादा पैसे देंगे, क्योंकि 12-13 कंपोनेंट्स आप जब प्रिपेयर करेंगे आपको मल्टीपल रिसोर्सेज यहाँ पे बाय करने पड़ेंगे, आपको टाइम लगेगा रिसर्च करने में, आपको टाइम लगेगा एनालाइज करने में, ठीक है, कौन सी बुक्स में से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, पैसे भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा। अगर आप यहाँ जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट तो काफी कम है, टाइम आपका बचेगा, आप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, लाइव क्लासेस में जो भी डाउट हो सारे के सारे रिजॉल्व हो पाएंगे, मतलब आपके लिए विन विन सिचुएशन है। गॉट इट। सो यहाँ पे कोर्स को एनरोल करिए, द लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए डेमो क्लासेस देखिए, ठीक है, नोट्स देखिए, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर ईपीएफओ एग्जामिनेशन। एंड डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कूपन कोड प्रकाश, इसके थ्रू आप यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, ठीक है जी। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, इससे आप रेगुलरली मुझसे टच में रहेंगे, जो भी आपके इश्यूज है, जो भी क्वेरीज हैं, दैट विल बी रिजॉल्व, वो सारे के सारे क्वेरीज इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको लगेगा तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा आपके साथ चैट पे, ठीक है। अगर आपको वीडियो कॉल की रिक्वायरमेंट है, आपको नॉर्मल कॉल की रिक्वायरमेंट है, आपको जूम मीटिंग की रिक्वायरमेंट है, हर तरीके से आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने मुझे वहां पर क्वेरी अपनी पहुंचाई है तो, ठीक है गाइस। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो, विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।